नमस्कार। स्मॉल बिजनेसेस का देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, लेकिन बड़े कंट्रीब्यूशन के बावजूद इसके समक्ष चुनौतियां भी काफ़ी बड़ी हैं। नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के मौजूदा इश्यूज और आगे की राह पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कलराज मिश्रा जी, जो कि मिनिस्टर हैं एमएसएमई के। नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कलराज जी, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप जिस तरह से इस क्षेत्र के मंत्री हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे इस क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जो इस क्षेत्र को डिजर्व ये करता है, जो इसके ड्यूज हैं, आपको लगता है अभी तक इसको पूरे रूप से नहीं मिल पाए हैं? ये बात सही है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को जितनी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं कमी रही है। मेरी ये मान्यता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का विस्तार अगर गंभीरतापूर्वक जितना भी उसके लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था और छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न जी होना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं काफ़ी कमी रही है। सबसे बड़ी परेशानी रही है कि छोटे उद्यमी को जो बैंक से कोलेटरल फ्री लोन लेने की एक व्यवस्थात्मक प्रक्रिया थी जी उसमें उसे इतनी कठिनाई जाती है कि कोलेटरल फ्री होने के पश्चात भी बैंक जल्दी लोन नहीं दे पाता, और साथ ही साथ इतने जगह से उसको एनओसी लेने की आवश्यकता पड़ती है। जी चाहे कंपनी लॉ का मामला हो, चाहे लेबर का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पर्यावरण का हो, चाहे पावर का हो, हर जगह से जिस ढंग से एनओसी की सारी व्यवस्था होनी चाहिए, सब जहाँ भागता रहता है, चीज़ें ढंग से मिल नहीं पाती, और एक सीमित समय है, उस सीमित समय के अंतर्गत अगर उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो एनपीए के रूप में उसको ऐसा त्रस्त कर दिया जाता है कि बेचारा निकल नहीं पाता। तो इसके कारण मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। जी इंटरप्रेन्योर को तो इतनी सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि वो प्रोत्साहित होकर अपना उद्योग भी लगाए, निर्माण कार्य भी अच्छा हो, उसकी मार्केटिंग भी अच्छी हो, और अधिक से अधिक उद्योग बढ़ाने की दिशा में लोगों को प्रोत्साहित कर सकने में वो सक्षम और समर्थ हो। जी सर, इस क्षेत्र के समक्ष जैसे आपने बताया जो चुनौतियां हैं, और बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया था कि वो एक कमेटी का गठन होगा, वो अभी हाल ही में कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी जो है वो इस क्षेत्र की केवल फाइनेंस की जो चुनौतियाँ हैं उन पर नज़र रखेगी, या कुल मिलाकर इस क्षेत्र के समक्ष जो चैलेंजेस हैं उस तरफ भी ध्यान केंद्रित करेगी? देखिए, इसमें जो बजट के अंदर वेंचर कैपिटल के रूप में 10,000 करोड़ रुपया जो घोषित किया गया, उस घोषणा के अंतर्गत ही श्रीमान वित्त मंत्री महोदय ने ये भी कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए और बजटीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बनाई जाएगी। जी कमेटी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, कमेटी में फाइनेंस के लोग होंगे, और कमेटी में एमएसएमई रहेगी। कमेटी तो बन गई है। जी कामत जी जो आईसीआईसीआई के रहे हैं, उनको अध्यक्ष के रूप में किया गया है, लेकिन कमेटी बन जाने के पश्चात जो आगे की कार्रवाई होनी चाहिए अभी तक नहीं हो पा रही है। जी और इसलिए न हो सकने के कारण जो वित्त मंत्री जी की मंशा है, उस मंशा के अनुरूप कहीं कैपिटल का किस तरीके से डिस्बर्समेंट होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भी बताया जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो अच्छे प्रैक्टिसेस हैं उस तरफ देखा जाएगा, उसको भारत में अडॉप्ट करने के लिए प्रयास हों, कमेटी उन पहलुओं पर भी ध्यान देगी। तो आखिर ऐसा कौन सा मॉडल है, क्योंकि भारत में क्या जो अपने लोकल फार्मूलाज हैं वो ज़्यादा काम होंगे, क्योंकि यहाँ के अपने गणित हैं, अपनी दिक्कतें हैं, तो उसको किस रूप से देखना चाहिए? अब कमेटी कौन कौन से बिंदु को सामने रख करके विचार करती है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जी लेकिन जहाँ तक छोटे उद्यमियों के आगे बढ़ने का प्रश्न है और उसके माध्यम से आम जनता को उधर की तरफ आकर्षित करने का सवाल है, जी उसके लिए तो हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही जी और भारतीय पर्यावरण के अंतर्गत ही विचार करते हुए भारतीय प्रकृति के आधार पर जहाँ जहाँ रीजनल इम्बैलेंसेस हैं
जहाँ जहाँ जिस प्रकार के रॉ मटेरियल्स हैं उसको संज्ञान में लेते हुए किस ढंग से हम छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ हम छोटे उद्यमियों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे अच्छे निर्माण की दृष्टि से कैसे तैयार कर सकते हैं, उनके लिए उनका स्किल डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। उद्यमों में लोगों को लगाने के लिए जो अच्छा निर्माण कर सकते हैं, ऐसे लेबर जो होंगे उनके भी स्किल डेवलपमेंट का प्रयत्न करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उस उद्यम को बढ़ाने के लिए कैपिटल किस तरीके से मैनेज हो सकेगी, उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल किस ढंग से आएगा, उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। और सब होने के पश्चात भी मार्केटिंग, जो आज के लिए बड़ा स्पर्धा का है, कंपटीशन का है, मार्केटिंग उसी कैसी हो पाएगी, इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेटेड वे से विचार करने की आवश्यकता है। ओके सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, हम अगले प्रश्न की ओर मूव करें, अगले पहलुओं पर जो और हैं। जिस प्रकार से लोगों ने मोदी सरकार को मैंडेट दिया, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, चाहे राज्यों में जिस तरह से एक लहर चल रही है, वो चाहते हैं हम जिस प्रकार से मैंडेट दे रहे हैं उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगियों में भी परिवर्तन हो एक समयबद्ध तरीके से। आप उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? वो कहते हैं कमेटी गठित की गई है, कमेटी ना रह जाए, मतलब आगे उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो, मतलब आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उनकी उम्मीदें काफ़ी हैं सरकार से, आप क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या आश्वासन देना चाहते हैं? छोटे उद्यमियों को और कैसे लाभान्वित किया जा सके, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को सृजन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके देगी, उसको बाद में देखा जाएगा उसको कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसको लाया जाएगा। समाज के अंदर जो विषमता है, उन विषमता को दूर करने के लिए हर वर्ग के अंदर छोटे छोटे उद्यमी का निर्माण हो, इस प्रकार का विजन रखते हुए हमारे मंत्रालय की तरफ से कार्य चल रहा है और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हमने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। सर, ये जिस तरह से अभी पिछले दिनों जनधन जो लॉन्च की गई है, देश की बड़ी आबादी 41% लोगों के पास बैंक का खाता नहीं है, अनबैंक्ड एरियाज़ में रहते हैं, उन तक ये पहुंच रहे हैं। जो लक्ष्य रखे गए थे, बैंक तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। छोटे कारोबारी कहते हैं कि स्टडीज़ दिखा रही हैं वो 96% लोग ऐसे हैं जिनको फॉर्मल चैनल से फाइनेंस नहीं मिल पाता है। वो कहते हैं कुछ ऐसे ही बड़ा योजना हम लोगों के लिए भी हो सके ताकि हम भी जुड़ सकें। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनधन खाता योजना, प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना, ये सबके लिए है। इसमें जितने लोगों का खाता नहीं है, सबका खाता खुले, ये प्रयत्न हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में ये जबरदस्त क्रांतिकारी एक क्रियाकलाप रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि इसके पहले इतना जबरदस्त फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन कभी नहीं हुआ था, फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जितना इस बार इस खाता खोलने के माध्यम से हुआ है। सर, लोग कह रहे हैं जिन लोगों का खाता ऑलरेडी है उनको भी बैंक से लेने में मुश्किल होती है। ये जो पूरा समय पर मिलना या उचित दर पर, आपकी बैंकर्स के साथ बातचीत भी हुई, आपने उनको कहा कि आप बेस रेट पर दें छोटे उद्यमियों को, उनका क्या फीडबैक है, क्या कहते हैं वो लोग? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये गाइडलाइन होने के बावजूद भी कि 20% कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करने के बाद उसको लोन मिल जाना चाहिए। बैंक के लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि 20% जमा करने के बाद भी कहते नहीं नहीं और जमा करो जी, 30% जमा करो, और यहाँ तक कहते 40% जमा करो। इतना जमा करने के बावजूद भी जो लाभार्थी है जी, वो लोन नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो बैंकों के कारण इतनी परेशानी जा रही है कि जिसके कारण उद्यमी जो आगे बढ़ करके काम करना चाहिए, वो काम करने में उसको बहुत कठिनाई जा रही है। ये भी हमारे सामने एक चुनौती है। इसका सरलीकरण कैसे हो, इसके बारे में विचार कर रहे हैं। सर, एक और पहलू हम आपसे चेक करना चाहेंगे। लोग ये कहते हैं जो छोटे कारोबारी हैं कि सरकार की इतनी योजनाएं हैं, इतना कुछ सरकार कर रही है, लेकिन हमें उस बारे में मालूम नहीं है। जागरूकता की बहुत कमी है, अवेयरनेस नहीं है। जिन लोगों को मालूम है उनको अवेल करने में मुश्किल होती है। ये लोगों तक पूरा संदेश पहुँचे, इसके लिए किस प्रकार से और प्रयास करेंगे? ये आपने बहुत सही बात बताई है। जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। छोटे छोटे इंक्यूबेशन सेंटर्स भी खोल करके, जो सामान्य स्तर के लोगों के लिए भी हो सकता है, जो बहुत सामान्य स्तर का व्यक्ति है जो छोटा उद्यम लगाना चाहता है उसके लिए भी, और उसी में सीखने वाला, जो ट्रेनिंग प्राप्त करने वाला है, जो मशीनों का काम कर सकने वाला है जी, उद्योग में जाकर काम कर सकता है, ऐसे लोगों को भी, उनको भी इस तरह के सेंटर्स खोलकर उनको भी हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। अधिक से अधिक अवेयरनेस हो सके, इसका हमारी तरफ से प्रयत्न है, ताकि छोटा उद्यमी ये महसूस कर सके
कि अगर क्रेडिट कैपिटल सब्सिडी स्कीम है जी जिसमें 15% सब्सिडी है मशीनों के अपग्रेडेशन के लिए, वो जानकारी है, वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। उसी तरीके से मार्केट में अपने माल को और अधिक अच्छा बनाने के लिए जो हमारे NMCP की स्कीम है, उसके बारे में जागरूकता जी कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, ये स्कीम है, इसका वो कितना लाभ उठा पा रहा है। इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी अपग्रेडेशन की स्कीम है जी, जो सही माने में मार्केटिंग के क्षेत्र में स्पर्धा में आने के पश्चात अपनी स्थिति को ठीक करने वाली है। राइट सर, हम एक और पहलू आपसे सुनना चाहेंगे। जहाँ तक आपने बताया कि सरलीकरण की बात हो रही है, लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन, अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कमेटी का ये भी है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी ध्यान दें। मतलब भारत में कारोबार करना इतना आसान नहीं है। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें रैंकिंग भारत की ओर गिरी है। आपकी सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं उसमें और सुधार होगा। देखिए, वो कमेटी जो फैसला करेगी उसके ऊपर नहीं, हमने करना शुरू कर दिया है। E1 और E1 2 जो रजिस्ट्रेशन का प्रश्न होता है, सर्टिफिकेशन का सवाल होता है, इसको हमने ऑनलाइन कर दिया है जी। ये सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। हमने ये भी कोशिश की है कि हम जो इधर उधर भागना पड़ता है हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, इधर उधर न जाकर सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें लेबर के अंदर कम से कम 16 ऐसे स्थान रहे हैं जिसको हमने खत्म करके एक कर दिया है जी। और इतने नहीं, हम एक फॉर्मेट भी बना रहे हैं जिसमें जितनी कॉमन चीज़ें रही हैं उस फॉर्मेट के अंतर्गत आ जाएगी। उसको ऑनलाइन करने के पश्चात देख करके अप्लाई करेंगे और सभी विभागों का उसमें रहेगा, फॉर्म भर के दे देंगे, विद इन टाइम लिमिट NOC मिल जाएगी और एंटरप्रेन्योर को। तो भारत की रैंकिंग आने वाले दिनों में तो आप उम्मीद हमारे करें तरफ सुधरेगी से ये कोशिश की जा रही है और हमने वेब पोर्टल भी कई क्षेत्रों में स्थापित की है ताकि क्लिक करने के पश्चात जैसा भी हमारा एंटरप्रेन्योर चाहेगा वो चीज़ दिखाई पाएगी, चाहे लेबर के बारे में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हो, चाहे माल के बारे में हो, चाहे मार्केटिंग के बारे में हो। B2C वेब पोर्टल हमने लॉन्च किया है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके माध्यम से एंटरप्रेन्योर को अधिकाधिक हम लाभान्वित कर सके। माने ट्रेडिंग की दृष्टि से भी लोगों को अधिकाधिक हम उधर की तरफ आकर्षित कर सके। ये सारी व्यवस्था हमने ऑनलाइन करने का प्रयत्न किया। ये एक तरफ कॉर्पोरेट घराने, दूसरी तरफ ये छोटे कारोबारी जो हैं, इसमें कैसे बैलेंस बनाया जाए? देखिए, हमने 2012 में खरीद नीति हमने घोषित की, एक्ट में बनाया और उस खरीद नीति के अंतर्गत है जो PSUs हैं जी, ये कम से कम 20% प्रोक्योर करेंगे जी। जो स्मॉल स्केल और इस तरह के हैं, इनके निर्माण को जो उत्पाद है इनका उसका 20% प्रोक्योर करेंगे। विद इन 90 डेज उसका पेमेंट हो जाएगा। पर वो सही से लागू नहीं हो पा रहा है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में तो बना, लेकिन ये लोग अभी नहीं कर रहे हैं जी। PSUs इसमें उदासीनता बरत रहा है। मेरी जानकारी के आधार पर 32 PSUs ऐसे हैं जिन्होंने 20% प्रोक्योरमेंट किया है और लगभग 266 PSUs हैं जिसमें बाकी के अधिकांश 85 PSUs ऐसे हैं जिन्होंने पूर्ण उदासीनता इसमें दिखाई है जी। शेष ने थोड़ा बहुत लिया है, थोड़ा बहुत नहीं लिया है, लेकिन 1 अप्रैल 2015 से मैंडेटरी हो जाएगा जी, जिसको करना बाध्य होगा और नहीं करेंगे तो उस दिशा में भी हम कुछ करेंगे। सर, जैसे मेक इन इंडिया के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन घरेलू कारोबारी कहते हैं कि हमें जो चाइना से सस्ता इंपोर्ट आ रहा है उससे काफ़ी मुश्किल हो रही है। आपने भी उस पर अपने कंसर्न्स पीछे जाहिर किए थे। कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन या मतलब क्या सोच रहे हैं? हम बड़ी लाइन खींचना चाहते हैं और हमारी कोशिश ये है कि हमारा माल गुणवत्ता युक्त हो, हमारा माल सस्ता भी हो और हमारा माल इस प्रकार का हो जिसकी तरफ स्वाभाविक रूप से लोग उधर की तरफ आकर्षित हो सके। और उस दिशा में हमारा प्रयत्न है कि हमारी निर्मित इतनी अच्छी होनी चाहिए जिस निर्मित के आधार पर लोग उसको लेना पसंद करें, बाकी के जगह के माल को किनारे करने की कोशिश करें। कलराज जी, हम देख रहे हैं एक और क्षेत्र जो ई-कॉमर्स है, जो ऑनलाइन है, उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। लोग उस तरफ काफ़ी खींचे जा रहे हैं। जो ऑफलाइन दूसरे ट्रेडर्स हैं उसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं।
ये आप इसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, जो उस तरफ ग्रोथ हो रही है, इसमें किस तरह आप आगे देख रहे हैं, आगे की राह कैसी होने वाली है? देखिए, हमारे तरफ से जो प्रयत्न हैं, हम लोग इसी दिशा में प्रयत्नशील हैं कि हम अपनी चीज़ को कितना ढंग से निर्माण कर सकें और साथ ही साथ अधिक से अधिक अप्रोचेबल उसको बना सकें। और अप्रोचेबल बनाने के लिए हम भी उससे बेटर ई गवर्नेंस करते हुए आम जनता को ये महसूस कराने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिकाधिक आपके पास हमारी चीज रीचेबल होगी और आप उसको ले सकेंगे। हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। ये खास पेशकश जारी रहेगी। हम जल्द ही लौट कर आते हैं। और कुछ प्रश्न आ रहे हैं दर्शकों की तरफ से, आइए उनको शामिल करते हैं। ये वो लोग हैं जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं और स्मॉल बिजनेसेस रन करते हैं। आइए शामिल करते हैं प्रश्न। ऐसा लगता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बड़े बड़े व्यापारियों के लिए, हम छोटे व्यापारियों के लिए नहीं हैं। बैंक हमें लोन क्यों नहीं देता? इनका ये कहना है कि हमारी तरफ से एनपीएस नहीं होते हैं, एनपीए जो हैं वो बड़े कॉर्पोरेट्स की वजह से होते हैं, तो हमें लोन क्यों नहीं दिया जाता है? उस दिशा में काम करने जा रहे हैं और हम कुछ एमएसएमई की नई नीति भी बना रहे हैं और कानून के अंदर भी कुछ संशोधन करके इस प्रकार के उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर सके, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास ना ही कोई एसेट्स है और ना ही मॉर्गेज करने का कोई ऑप्शन है और ना ही हम कोई इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि बैंक हमारे लिए लैंडिंग रूल्स में कोई रिलैक्सेशंस करेगा? देखिए, ये तो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। ये चाहे इनकम टैक्स का होगा, चाहे सेल टैक्स का होगा, ये सारी प्रक्रिया तो समुचित तौर पर अपनानी पड़ेगी। जी, फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी है। हाँ, उसको पूरी करनी पड़ेगी। और जहाँ तक सरलीकरण का सवाल है, सरलीकरण की दिशा में तो प्रयत्नशील हैं, लेकिन जो उद्योगपति माने जो उद्यमी हैं, उनसे संबंधित जो वित्तीय प्रक्रियाएं हैं, टैक्स संबंधी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाकर चलना पड़ेगा। तभी उनकी रेटिंग भी ठीक हो पाएगी, तभी उनके क्रेडिट के आधार पर सारी चीज़ें आगे चल पाएगी। और अगर उस प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे तो बड़ी खराब स्थिति बन सकती है। सर, क्या आपको लगता है कि जो नई कमेटी गठित हुई है वो हमें समय पर सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फाइनेंस लेने में मदद करेगी? मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये सरकार जो भी छोटे कारोबारियों को अनेक प्रकार की दिक्कतें जाती है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी, उद्यम को लगाने के लिए भी, और रॉ मटेरियल और मार्केटिंग संबंधी जो कठिनाइयाँ जा रही हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर स्तर पर हमारे तरफ से कोशिश है। हम प्रोसीजरल जितना भी कठिनाइयाँ दूर हो सकती है उसको करने का हमारा प्रयास है। जी, आखिरी दो प्रश्न हम ले रहे हैं संक्षेप में। How should we move ahead in adopting the new financial architecture and what are the important parameters which we need to take care of in adopting the same? हम उस प्रकार का ढांचा तैयार करना चाहते हैं जिस ढांचे के आधार पर आम आदमी कह सके, गरीब व्यक्ति भी कह सकते, मध्यम वर्गीय भी कह सकते और जो बिजनेस करने वाला वो भी कह सके ये हमारे लिए है, हमारे लिए अनुकूल है और ये अनुकूलता सब अनुभव कर सके, इस प्रकार का ढांचा तैयार करने का हमारी तरफ से प्रयास है। इससे पहले भी काफ़ी सारी कमेटी गठित हो चुकी है, लेकिन काम कभी नहीं हुआ। आपको लगता है कि मोदी सरकार इंश्योर करेगी कि बेहतर काम हो? देखिए, बजट भाषण के अंतर्गत आदरणीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी, कमेटी बन गई है और कमेटी विशेष रूप से बजटीय डिसबर्समेंट के बारे में जो वेंचर कैपिटल किया है
उसके बारे में और भविष्य की नीति के बारे में भी, भविष्य के कार्यकलाप के बारे में भी कुछ चीज़ें सुनिश्चित करेगी। और ये हो सकता है कि बाहर के देशों के अंतर्गत किस प्रकार की सारी चीज़ें चल रही हैं, अपने यहाँ भी विभिन्न प्रदेशों में किस प्रकार सारी चीज़ें चल रही हैं, उनका तुलनात्मक स्वरूप सामने रखते हुए आज हम किस ढंग से कर सकते हैं ताकि सामान्य जन, सामान्य उद्यमी इससे लाभ प्राप्त कर सके, इस प्रकार का शायद कमेटी विचार करेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। आपका शुक्रिया। तो ये थी खास मुलाकात एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्रा जी के साथ। इन्होंने इस क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों और ग्रोथ की राह पर खुलकर बातचीत की है। देखते हैं मोदी सरकार किस प्रकार से स्मॉल बिजनेसेस की उम्मीदों को पूरा करती है, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर चाह रहा है कि उनके लिए कुछ ठोस किया जाए और वो भी समयबद्ध तरीके से। तो स्मॉल बिजनेस फाइनेंस नीड ऑफ द आवर की इस सीरीज को हम आगे भी जारी रखेंगे। कल जब हम आपके समक्ष हाजिर होंगे तो बातचीत होगी एनबीएफसीज और कम्युनिटी लेंडिंग पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।